हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज मेरा पार्ट 2 का फोर्थ लेक्चर है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे फोर्थ लेक्चर है हमारा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे अरे क्लास स्टार्ट होते ही ये क्या लिख दिया सर ने। क्लास स्टार्ट होते ही सर आपने तो कुछ यहाँ पे बैलेंस शीट से दिख रही है हमको, बड़ी अच्छी खासी बैलेंस शीट है ये तो, लंबी चौड़ी, वो लिख दी। हाँ जी बेटा। सर अब तो लेकिन हमारा कंपैरेटिव खत्म हो गया ना, अब क्यों बैलेंस शीट निकाल दी बेटा। मुझे पता है लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स खत्म हो गए। आज एक नया टॉपिक है बेटा, नया टॉपिक आज हमारा स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है रेशियोज। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको क्या बताऊं बेटा। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीएमए यूएसए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पार्ट 2 में बेटा रेशियोज भरा पड़ा है, भरा पड़ा बेटा रेशियोज। हर बार पेपर में से आता है, इस बार के अटेम्प्ट में भी आया, पिछली बार भी आया, सिलेबस चेंज होने से पहले भी आया और बेटा आता भी रहेगा। क्यों? क्योंकि सीएमए का काम ही है बेटा रेशियोज निकालना। बेटा आप जब सीएमए बन जाओगे ना, आपका काम है रेशियोज निकालना। क्यों? क्योंकि आप डिसीजन लोगे। अब जैसे आपको एक डिसीजन लेना है कि क्या मैं एडिशनल वर्किंग कैपिटल इश्यू करूं। ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, अब ये टेंशन मत लो, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा सेक्शन बी में बेटा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्रक्स पढ़ाऊंगा उसका। ठीक है, बस मिलवाऊंगा डिटेल में, बातचीत तो बेटा हमारी सेक्शन बी में होगी उसके साथ। ठीक है, अभी दोस्ती नहीं होगी, दोस्ती तो बाद में होगी। चलिए, रेशियोज बेटा आपका रियल लाइफ में काम है, क्योंकि वो आपको बताता है डिसीजन लेने में। देखिए, जब मैंने लेक्चर ही स्टार्ट आपको शुरू के कुछ 2 लेक्चर्स मैंने जब आपको डिलीवर करे थे, मैंने जब आपको एक्सटर्नल पार्टीज और इंटरनल पार्टीज के बीच में डिफरेंस बताया था। जो मैंने आपको बोला था, ये जो आपके एक्सटर्नल पार्टीज होते हैं ना बेटा, तो ये आपकी जो रेशियोज यूज कैसे करते हैं बेटा, ये आपके रेशियोज कैसे यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बोला था बैंक्स। बेटा एक जो बैंक होता है, बैंक, ये जो बैंक्स मैंने आपको बोले थे बेटा, ये क्यों आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करते हैं। एक एक्सटर्नल पार्टी है ये बेटा, क्यों यूज करते हैं मैंने बोला था आपको। इसका रीजन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बेटा आप जब इनसे लोन मांगने जाओगे ना, ये आपको ऐसी फोकट में लोन नहीं दे देगा। आप के कोई सगे नहीं हो बेटा। आपको क्या लगता है, आपके कोई भी आपने कंपनी बना दी, वापस अब बैंक के पास चलेगा और बोला चल मुझे लोन दे दे भाई 10 लाख का, ऐसे दे दोगे बेटा? ऐसे नहीं देता बेटा। बेटा बैंक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के भी, लेकिन आप बोलोगे क्या कर लेगा भाई, है प्रॉफिट वगैरह देख लेगा। बेटा वो पता है क्या करता है, वो रेशियोज निकालता है उसमें से बेटा वो डेट सॉल्वेंस, वो डेट टू इक्विटी रेशियो जिसको हम सॉल्वेंसी रेशियोज बोलते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज वगैरह निकालता है बेटा, वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालता है। हालांकि लिक्विडिटी रेशियोज ऐसे निकालता तो है बेटा, निकालता है बेटा, वो भी निकालता है। इतनी नहीं निकालता, अगर आपको कोई बोलता है ना नहीं निकालता बेटा, निकालता है उसको बोल देना, क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो से आपको पता चलती है आपकी लिक्विडिटी, वो तो निकालता ही निकालता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे जो बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो नहीं निकालता बैंक। अच्छा बेटा, कभी बैंक चले जाओ ना, पूछ लेना लिक्विडिटी रेशियो निकालते हो, अगर मना कर दे तो। ठीक है, तो बेटा देखा कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेशियोज निकाल रहे हैं। तो बैंक डिसीजन ले रहा है ना कि आपको लोन दे या ना दे, तो बेटा उसकी मैनेजमेंट का काम है ना डिसीजन लेना। तो डिसीजन लेने के लिए देखो रेशियोज ने कैसे उसकी हेल्प करी। बेटा अभी आपको सारा डिटेल, सारी रेशियोज निकालनी सिखाऊंगा। ऐसे ही बेटा आप भी जब सीएमए यूएसए बन जाओगे ना, आपका काम है मैनेजमेंट करना। बेटा मैनेजमेंट मतलब डिसीजन लेना, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के डिसीजन लेना। देखिए बेटा, डीसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एक अखबार जैसी स्टेटमेंट है, उसमें से डिसीजन कैसे ले बेटा, उसको तोड़ना पड़ेगा, इसका क्रक्स निकालना पड़ेगा। और बेटा उस क्रक्स निकालने को मतलब इसको समराइज करना पड़ेगा कि हाँ, एक अच्छी जैसे अखबार जैसी बेटा, ये तो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखी, बड़ी अखबार जैसी लग रही है बेटा, ये तो लंबी चौड़ी, अब इसमें से कैसे डिसीजन ले। तो बेटा इसको हमको एनालिसिस करना पड़ेगा, मतलब रेशियोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम बेटर डिसीजन ले पड़े। अरे यार ऐसे तो इसको अखबार जैसी को देख के तो हम कभी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्या पड़े इसमें, कैश इक्विवेलेंट इतने थे पिछले साल, इतने थे, हैं बॉन्ड्स पेपर हमारे इतने थे, इतने हो गए, ये सब क्या है, इसमें कैसे डिसीजन लेंगे। ये तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने आपको बोला था, अभी यही पिछली क्लास में समझा था बेटा, कभी भी एब्सोल्यूट फिगर्स पे मत चले जाना। एब्सोल्यूट फिगर्स जैसे ये सब बेटा एब्सोल्यूट फिगर्स है, सारी की सारी एब्सोल्यूट फिगर्स है बेटा। हम इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, मतलब रिलेटिव टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, किसी के बेसिस में कन्वर्ट करेंगे। उससे क्या होगा बेटा, आपके लिए डिसीजन लेने में बड़ी हेल्प हो जाएगी। चलिए ठीक है, ठीक है सर, यही मुझे आपको समझाना था बेटा। रेशियोज आपके पूरी लाइफ काम आएंगे एज ए सीएमए यूएसए। ठीक है सर, समझ गए। अब मेरी बात सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको एक बात बता दूं स्टार्ट करने से पहले बेटा, रेशियोज जो है ना, अगर आप ये सोच रहे हो यार सर ये तो बहुत ज्यादा सिलेबस हो गया, इतनी रेशियोज है बेटा, रेशियोज मतलब बच्चे फॉर्मूला रट लेते हैं। सारी रेशियोज है बेटा, कितनी रेशियोज हैं, 5 रेशियोज है शायद, मतलब लिक्विडिटी, मतलब 5 टाइप ऑफ रेशियोज है, उनके अंदर फिर बहुत सारी रेशियोज है।
बेटा लिक्विडिटी रेशियोज है, सॉल्वेंसी रेशियोज है, मार्केटेबिलिटी रेशियोज है, एक्टिविटी रेशियोज है, ऐसी कुछ कुछ रेशियोज है, लिक्विडिटी रेशियोज है। बेटा ये सारी रेशियो शायद 5 रेशियोज हैं और उसके अंदर भी अपनी कुछ कुछ रेशियोज हैं, तो टोटल मिला के बेटा अच्छी खासी आपकी 100 रेशियोज तो बन जाएंगी बेटा। ठीक है, अगर मैं बोलूं सीएमए यूएस मिनिमम 100 रेशियोज तो बेटा आपको पढ़नी है। बेटा पता है क्या करते हैं बच्चे, सबकी 100 का 100 फॉर्मूला रट लेते हैं। बेटा रट लोगे, पेपर में रट के भी चले जाओगे ना, तब भी नहीं कर पाओगे आंसर। मैं अभी आपको आपको चैलेंज देता हूं बेटा, आप सारे फॉर्मूला रट लेना और मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बना के दूंगा बेटा, वो रटा 100 एक फॉर्मूला आपका काम नहीं है बेटा। ऐसा है ना, तो बेटा अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो एक एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं ला सकता? ला सकता है बेटा, क्योंकि बेटा फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट से होगा। आपको समझना पड़ेगा वो फॉर्मूला बना कैसे। बेटा ये जो फॉर्मूला आप रट रहे हो आपको कहीं से मिले होंगे, किताबों में देख लिया होगा। बेटा वो किताब वालों को जो उन्होंने फॉर्मूला रख दिया, क्या वो ऊपर से टपक गए फॉर्मूले जिसने बनाए होंगे? मतलब वो एकदम वो सोच रहा था, सपने ले रहा था, उसका फॉर्मूला आ गया और उसने किताब में छाप दिया? बेटा उसने भी तो दिमाग लगा के उसकी डेरिवेशन करी होगी ना, मतलब उसने बनाया होगा ना, कि उसका लॉजिक डिफाइन करा होगा ना कि ये फॉर्मूला बना कैसे। बेटा उसने लॉजिक लगाया होगा ना, ऐसा तो है नहीं सीधा फॉर्मूला लिख दिया, नहीं ऐसे ही होता है फॉर्मूला। जैसे लिक्विडिटी रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, नहीं उसको कैसे पता? ये कैसे बता सकता है कि तू की करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज है? जैसे बेटा वकील हर चीज पे क्वेश्चन करता है ना, नहीं हमको बताओ ऐसा क्यों है। बेटा ऐसे ही आप भी क्वेश्चन करो फॉर्मूला वाला से कि तूने कैसे लिख दिया ये फॉर्मूला, मुझे बता इसका लॉजिक। बेटा उसी माइंडसेट से आज आपको मैं पढ़ाऊंगा, पूरे सीए में यूएसए का कोर्स ऐसा कराऊंगा बेटा। एक फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगा बेटा, ये मेरा चैलेंज है आपको। आप एक फॉर्मूला नहीं रटेंगे, आप देखेंगे इतने फॉर्मूलाज बन गए। कभी फॉर्मूला शीट देखोगे ना बेटा, आप देखोगे इतना फॉर्मूला, और मैंने रटा एक भी नहीं आता, आपको एक ही फॉर्मूला होगा, खुद बना लोगे। बेटा 50 साल बाद आपसे पूछोगे ना इसका फॉर्मूला बताओ, आपने अभी तो रट लिया, आगे नहीं बता पाओगे। लेकिन जब जिस स्टाइल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, अगर आपसे कोई 60-50 साल बाद भी पूछ लेना बेटा, तब भी आप उसी फ्रेशनेस के साथ बताओगे जितनी अभी बताओगे। क्योंकि बेटा खड़े खड़े फॉर्मूला माइंड में डिराइव कर लोगे, अच्छा ये लॉजिक था तो ऐसा होना था, अच्छा ऐसा तो ये ऐसा आना था। बेटा ये भी बताऊंगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में क्यों लिखा है, इतना लॉजिक से पढ़ाऊंगा। इसलिए बेटा मैं कह रहा हूं कभी रटना मत। सैम फाइनेंशियल क्लासेस में बेटा रटना तो बेटा आप हमेशा बाहर छोड़ के आ जाना, कभी भी रटना नहीं है। लॉजिक ही बात होती है हमारे यहाँ तो, ठीक है, हर चीज लॉजिक से बातें होंगी। इसलिए आपके सामने एक साक्षात एक क्वेश्चन भी रखा हुआ है, इसी क्वेश्चन से ही मैं आपको सारे के सारे जितने भी फॉर्मुलाज हैं बेटा अब तक, जैसे लिक्विडिटी रेशियोज होगा, सारे के सारे इसी क्वेश्चन से मैं आपको कराऊंगा। जितनी भी लिक्विडिटी रेशियोज है बेटा, लिक्विडिटी रेशियो जैसे अपनी एक तो करंट रेशियो, करंट एसेट रेशियो होती है, वो पढ़ाऊंगा। क्विक एसेट रेशियो होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रेशियो होती है, अपनी वर्किंग कैपिटल रेशियोज होती है। ये 4-5 रेशियोज है बस लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर, और सबसे सिंपलेस्ट रेशियो होती है बेटा। अब तक जितनी भी रेशियोज में अभी आएंगी ना सारी, जैसे लिक्विडिटी रेशियो आएंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आएगी, सॉल्वेंसी रेशियो आएगी, एक्टिविटीज रेशियो आएगी, मार्केट रेशियोज आएंगे, ये 5 रेशियोज है बेटा। इन 5 रेशियोज में सबसे सिंपल रेशियो लिक्विडिटी रेशियो है, सबसे सिंपल। अगर मैं एक हायरार्की बनाऊं तो सब सबसे डिफिकल्ट भी होगी, हाँ बेटा। सबसे डिफिकल्ट रेशियो पता क्या है? दूसरे बच्चों के लिए, सैम फाइनेंशियल क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं कह रहा। मतलब मैं अभी तो आप अभी जीरो लेवल पे हो ना, अभी आपको कुछ नहीं पता, इसलिए अभी आपको बोल रहा हूं। लेकिन जब आप सारा पढ़ लोगे ना, तो बेटा दुनिया जिसको सबसे डिफिकल्ट कह रही है, वो आपके लिए चलते फिरते आप ऐसे रेशियोज निकाल के चले जाओगे उनके लिए, वो देखते रह जाएंगे, अरे इसने कैसे कर दिया। यही है लेवल हो जाएगा बेटा। दूसरों के लिए बेटा बताओ कौन सा सबसे डिफिकल्ट है रेशियो, वो है मार्केट रेशियो। मार्केट रेशियो में बेटा वो बहुत डिफिकल्ट उनको लगता है बेटा, उनको पता क्या, ईपीएस उसमें एक रेशियो होती है, ईपीएस। ईपीएस कैसे निकालता है बेटा, ये एक तो बहुत बड़ा नाइटमेयर है बेटा। बेसिक ईपीएस तो चलो फिर भी निकाल लेंगे किसी तरह, वो भी कह रहा हूँ किसी तरह बेटा। बेटा डायलूटेड ईपीएस का जब क्वेश्चन आता है ना, फिर तो बिल्कुल ही नाइटमेयर हो जाता है, नींद ही उड़ जाती है बेटा। सीएमए यूएसए कोर्स छोड़ने का मन करता है बेटा, इतना डिमोटिवेशन हो जाता है, क्योंकि लॉजिक ही समझ नहीं आता ये डायलूटेड ईपीएस निकालते क्या है। बेटा क्वेश्चन चलो किसी तरह वो भी सीख लिया, रट भी लिया बेटा, फॉर्मल क्वेश्चन उस डायलूटेड ईपीएस के ऐसे ऐसे आते हैं, बस चक्कर खा के बंदा गिर जाता है। बेटा मैं आपको ऐसे ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ऐसा कंसेप्ट दूंगा, लॉजिक बताऊंगा बेटा। इतिहास में आप कहीं भी देख लेना बेटा, कोई भी यूट्यूब छाल लेना, आपको वो लॉजिक मिलेगा ही नहीं कभी डायल्यूटेड ईपीएस का, जो मैं आपको बता दूंगा। वो एक सीक्रेट है बेटा, अंदर इंडस्ट्रियल सीक्रेट है बेटा, वो जो इंडस्ट्री में जैसा यूज होता है वो वैसा आपको बताऊंगा। तो कभी भी बेटा आपको स्ट्रेस नहीं लेना चीजों में, ठीक है। चैप्टर इन्हीं सीएमए यूज से पूरा पार्ट 2 और पूरा पार्ट 1 ही बेटा इसी लॉजिक में होगा, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना इस टॉपिक से, रेशियो से बेटा। पहली रेशियो हमारी, मतलब पहली रेशियो हमारी, पहली रेशियो,
बेटा पहली रेशियो है हमारी लिक्विडिटी रेशियोज। अरे भैया इतनी इंपॉर्टेंट रेशियो, बेटा पहले बात तो बता दूं, बेटा आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है कि सर ये हो रहा है वो हो रहा है। बेटा आप यहाँ हो यहाँ हो, जितना 50 हमारे पास टाइम होता है बेटा 40-50 मिनट का, उसमें बेटा आपको मुझे पूरे ये 50 मिनट आपको देने हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि सर कि अभी मुझे ये करना है वो करना, बेटा सारे काम निपटा लो। अगर कोई काम आ रहा है ना आपको तो अभी मेरी क्लास लेक्चर पॉज कर दो बेटा। मैं 100% कॉन्सेंट्रेशन मांगता हूँ अपने इस लेक्चर में, बस आपसे एक चीज मांगूंगा, ठीक है बेटा, आपको पास अगर सीएमए यूएसए करना है बेटा, आपको मुझे फुल टाइम अपना ये देना पड़ेगा। मैंने बेटा बस आपसे 50 मिनट मांगने हैं, इससे कुछ नहीं, ठीक है। इससे ज्यादा मैं अपना लेक्चर लेता ही नहीं बेटा, आपको ये 50 मिनट मुझे चाहे पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो देने पड़ेंगे पूरे अपने निकाल के बेटा। ऐसे नहीं कि बेटा आप अभी आके 10 मिनट में लेक्चर देगा, पॉज कर दिया, कुछ काम करके आ गए, फिर 20 मिनट का देगा, फिर पॉज कर दिया, फोन चलाने लग गए, ऐसा नहीं चलेगा बेटा, ठीक है। आपको मुझे पूरे 50 मिनट देने पड़ेंगे, इससे पहले आपको जो काम है, इसके बाद आपको जो भी काम करना बेटा करो, लेकिन मेरे लेक्चर देखने के लिए बेटा आपको पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा। पेरेंट्स को बोल देना भैया अभी काम नहीं हो सकता, अभी पूरा 50 मिनट सर ने बोला देना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा ये आपको मांगना पड़ेगा, क्योंकि बेटा अगर आपने डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा भी लगा लिया ना, ये कंसर्न ऊपर से उड़ जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए लिक्विडिटी रेशियो स्टार्ट करते हैं बेटा। लिक्विडिटी मतलब रेशियो तो चलो छोड़ो, लिक्विडिटी क्या होता है पहले वो समझते हैं बेटा। लिक्विड मतलब पानी। अरे सर मतलब, अरे लिक्विड का मतलब वो क्या होता है, पानी। केमिस्ट्री में बेटा अगर आपने बचपन की केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो 3 स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं बेटा। पहला होता है सॉलिड स्टेट, दूसरा होता है लिक्विड स्टेट, तीसरा होता है मैटर, तीसरा मैटर कह रहा हूं, तीसरा होता है गैसियस। बेटा अब एक वैसे कहते हैं एक और स्टेज आ गई है, चौथी प्लाज्मा स्टेज, ठीक है। अब चलो हम बेटा हम साइंटिस्ट तो है नहीं, हमको ये बताओ जो भी चीज होती है पानी की स्टेज में बेटा उसको हम लिक्विड स्टेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे पानी हो गया बेटा लिक्विड है, तो बेटा यहाँ पे फाइनेंस में लिक्विड क्या है? फाइनेंस में बेटा मुझे एक बात बताओ, फाइनेंस में ये लिक्विड वर्ड कभी कभी सोचा है आपने? बेटा ये लॉजिक्स मैं आपको दूंगा, कहीं किताब में कोई नहीं बताएगा आपको, ना ही कहीं किताबों में आपको मिलेगा, लेकिन सोचो ना। दिक्कत ये है आजकल क्वेश्चन नहीं कर रहा है कोई बेटा, क्वेश्चंस करना भूल गए ना, तभी तो चीजें समझ नहीं आ रही हैं। आप अगर कभी अपने माइंड में आपने क्वेश्चन करा है लिक्विड, अरे लिक्विड का मतलब तो पानी होता है, मतलब पानी जैसी स्टेज मतलब लिक्विड स्टेज। तो ये फाइनेंस में लेकिन हम लिक्विड, ये लिक्विड वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं भाई? ये तो केमिस्ट्री साइंस का टर्म है, हम अपने फाइनेंस में लिक्विड क्यों यूज कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे कौन सा पानी आ गया भाई? दादा आपको एक बात बताऊं, अब आपको एक बात बताता हूँ, पार्ट 1 में मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा रखा है सेपरेट लीगल एंटिटी। जब तक ये कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे ना ये लॉजिक समझ नहीं आएगा बेटा। सेपरेट लीगल एंटिटी आपको बताया था, इसका मतलब ये था एक आदमी और एक धंधा। आदमी या पर्सन ही बोल देते हैं बेटा, ठीक है, कहीं मैं लगूं। पर्सन बेटा ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों अलग हैं बेटा। ये कंसेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी का, ये होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी ये कहती है कि धंधा और जो धंधा चला रहा है मतलब उसकी मैनेजमेंट, धंधा और जो उसका कोई मालिक होगा या उसका कोई फाउंडर होगा। एग्जांपल बेटा धीरू भाई अंबानी, उसने क्या फाउंड करा? रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज उसने फाउंड करी, लेकिन जो रिलायंस है बेटा वो एक अलग ही एंटिटी है, धीरू भाई अलग एंटिटी है। बेटा आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है बेटा, वो जो रिलायंस की जितनी बैलेंस शीट में आप एसेट्स देखते हैं, सोचिए बेटा ये बैलेंस शीट है, उसमें जितनी भी सारी आप एसेट्स देख रहे हैं बेटा, ये सारी की सारी एसेट्स देख रहे हैं, आपको क्या लगता है बेटा, आपको क्या लगता है ये क्या मुकेश अंबानी के एसेट्स है, उसकी पर्सनल एसेट्स है बेटा? नहीं बेटा ये रिलायंस के एसेट्स हैं। आप बोलोगे सर कैसे, रिलायंस तो एक बिल्डिंग है, वो कैसे मतलब बिल्डिंग है, मतलब एक पर्सन थोड़ी ना सर, हम प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदते हैं कि इंसान खरीदता है। लेकिन बेटा यही तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी कहता है, सेपरेट लीगल एंटिटी है जो धंधा है और जो उसको चलाने वाला बंदा है। धंधा और बंदा, पहले धंधा है जो, और जो उसको चलाने वाला बंदा है, ये दोनों दोनों अलग है, मतलब बंदा और धंधा दोनों अलग। बंदा बेटा अलग है, धंधा अलग है। मतलब बंदा जैसे अपने नाम पे प्रॉपर्टीज खरीद सकता है, धंधा भी अपने नाम पर प्रॉपर्टीज खरीद सकता है, लेकिन उसके लिए तो बंदा पर्सन होना चाहिए बेटा, पर्सन होना चाहिए तभी तो खरीदेगा, ये तो एक आर्टिफिशियल चीज है, तो ढांचा है ना बेटा। तो बेटा क्या करो, लॉ ने इसको पर्सन का नाम दे दिया, लेकिन पर्सन बोलते तो फिर तो इंसान और हमें फर्क क्या रह गया नॉन लिविंग थिंग में? बेटा लॉ ने क्या बोला, इसको फिर पर्सन बोल दिया, क्योंकि बेटा पर्सन ही प्रॉपर्टीज खरीद सकता है, पर्सन ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, पर्सन ही किसी को स्यू कर सकता है या उसके नाम पे स्यू हो सकता है। तो लॉ ने कहा यार ये तो एक बिल्डिंग है लेकिन एक नॉन लिविंग थिंग है, तो लॉ ने क्या करा, इसको एक पर्सन बोल दिया। लेकिन फिर हल्ला मच गया बेटा, फिर हल्ला मच गया बेटा, स्टोरी बता रहा हूं।
फिर हल्ला मच गया, लोगों ने बोला अरे ये आप इसको पर्सन कैसे बोल सकते हो, फिर हम इंसानों में और इस बिल्डिंग में फर्क क्या रहा, अगर ये दोनों के दोनों पर्सन है। तो भाई लॉ ने बोला अच्छा गलती हो गई, लॉ ने बेटा फिर पता अमेंड करा, पता क्या करा, इसका नाम आर्टिफिशियल पर्सन रख दिया। उन्होंने कहा नकली पर्सन है, मतलब पर्सन है, अरे पर्सन है लेकिन नकली पर्सन है, मतलब अरे सांस थोड़ी ना ले सकता है, नकली है, नॉन लिविंग थिंग है ना, इसलिए नकली है, लेकिन पर्सन भी है। पर्सन क्यों रखना पड़ा, लॉजिक बताओ, पर्सन इसलिए रखना पड़ा ताकि अपने नाम पे प्रॉपर्टीज खरीद सके। तब भी आप देखना बेटा, रिलायंस इंडस्ट्री जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप अगर कभी रिलायंस में काम करना, आपको जो भी आपका लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसमें हमेशा देखना पर रिलायंस होगा। ये किसी भी इंडस्ट्रीज में अगर आप काम करते हो बेटा, वहां पे कभी वो मालिक का नाम नहीं होगा कि मुकेश अंबानी ने आपको हायर करा, नहीं, रिलायंस के लिए आप काम कर रहे हो, मुकेश अंबानी के लिए काम नहीं कर रहे। सैलरी आपको मुकेश अंबानी नहीं देता, रिलायंस देता है। तो बेटा यही है, लेकिन ये काम तो एक इंसान करता है ना, तो इंसान के लिए बेटा पर्सन होना चाहिए, इसलिए लॉ ने उसको पर्सन बोला। लेकिन फिर बेटा पर्सन और हम में फर्क क्या रहा, तो बेटा ये अगर पर्सन लिखा है तो मतलब नेचुरल पर्सन है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन लिखना पड़ा तभी। तो ये ही होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये मैंने अपने पार्ट 1 में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। चलिए, तो ये तो आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, लेकिन सर अभी भी आप पहुंचे नहीं लिक्विडिटी, बेटा आ रहा हूं, रुक तो जाओ। लिक्विडिटी बेटा, लिक्विडिटी, अब बेटा पर्सन तो है, अब हम इंसान के अंदर बेटा, ये हम इंसान के अंदर एक ऐसी चीज होती है जिसके हमें लाइफ, जिसमें हमें लाइफ आती है, वो क्या, सर ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन, आई नो ऑक्सीजन है बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन के बिना हम नहीं जी पाएंगे, लेकिन बेटा एक ऐसी चीज होती है ऑक्सीजन जो आप लेते हो बेटा, अगर आपने थोड़ी सी बायोलॉजी अच्छी तरह 10 तक पढ़ी है बेटा, आपको क्या लगता है, आप सीधा जो ऑक्सीजन लेते हो वो आप ऐसे यूज करते हो, हवा यूज करते हो, नहीं बेटा ऑक्सीजन हमारे आपको क्या लगता है, हम नाक के अंदर से ऑक्सीजन लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन बेटा ये ऑक्सीजन हम जीवित कैसे रखते हैं, पता कैसे, हमारे ऑर्गन्स, हमारी मसल्स, हमारे टिश्यूज, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है, उनके अंदर ऑक्सीजन जाती है तब जाके हम जीवित रहते हैं। बेटा आपने कभी ये सोचा, हमारे अंदर कभी ये हवा जाती है तो हम अंदर जाते, हवा जाने से कैसे जीवित रह सकते हैं, बेटा हवा ही तो अंदर, अंदर हवा ही तो जाती है एक, वो सब जीवित हो जाते हैं, अगर हम इसको बंद कर देते हैं हम जीवित नहीं रहते। बेटा ऐसे जीवित नहीं रहते हो आप, एक्चुअली काम ऐसे काम नहीं करता, थिंग्स डजंट वर्क लाइक दैट, मतलब आप ऐसे सांस ले रहे हो तो ऐसे एक्चुअली काम नहीं होते, मतलब आप ऐसे जीवित नहीं रहते, आपके अंदर जो मामला है, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, सेल्स हो गए, मसल्स हो गए, टिश्यूज हो गए, लिगामेंट्स हो गई, बेटा उनको एक्चुअली ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वो ऑक्सीजन जब हवा लेते हो उनके अंदर ऑक्सीजन जाती है, वो ऑक्सीजन को पकड़ते हैं और फिर वो फ्रेश रहते हैं। अगर आप उनको ऑक्सीजन नहीं दोगे, आप जैसे नाक बंद कर लेना बेटा, आप देखना आपका दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है, आपके ऑर्गन्स, जो इंसान अगर अपने नाक बंद कर लेगा बेटा, उसके ऑर्गन फेल हो जाएंगे क्योंकि उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही। हार्ट देखना बेटा जोर जोर से धड़कने लग जाएगा। तो बेटा टेक्निकली सांस बंदा लेने, ऐसे हवा लेने से जीवित नहीं रहता, एक्चुअली अंदर जो ऑर्गन है उससे जीवित रहता है। अरे सर की बायोलॉजी क्लास चल रही है, अरे बेटा मेरी बात सुनो, अब ये जो आप हवा ले रहे हो, लेकिन ये अंदर इन ऑर्गन के पास पहुंचती कैसे, मेरी बात सुनो बेटा, मैं आ रहा हूँ टॉपिक पे, ये इतिहास में ऐसे कोई आपको बताएगा नहीं बेटा, पर्सन है ना, पर्सन, कंपनी पर्सन है, तो इसके अंदर वही वाला मैकेनिज्म काम करता होगा जैसे हमारे अंदर काम करता है। बेटा पर्सन, लॉ ने ऐसी ही नहीं, लॉ ने ऐसी नहीं नाम इसका पर्सन रख दिया, क्योंकि ये भी बिल्कुल हमारी तरह चलता है। अब मेरी बात सुनो, आपके अंदर ऑक्सीजन जाती है, हाँ जी जाती है, ये ऑर्गन्स जो हमारे अंदर है, इनको ऑक्सीजन मिलती है, इनको ऑक्सीजन पहुंचाता कौन है, बेटा पता है वो कौन पहुंचाता है, वो ब्लड पहुंचाता है, वो पता कौन पहुंचाता है, वो ब्लड पहुंचाता है हमारे अंदर। देखो बेटा जब आप सांस लेते हो ना, जब आप सांस लेते हो तो वो जो ऑक्सीजन होती है ना, वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है, और वो जो ब्लड जो है ना, फिर वो ऑक्सीजन लेके वो हमारे डिफरेंट 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 ऑर्गन्स में पहुंचा देता है, सेल्स में भी पहुंचा देता है। तो ये तो मेन काम कौन है बेटा, कैरियर कौन है, कैरियर वो है ब्लड, और ब्लड का स्टेट क्या है, लिक्विड, ब्लड का स्टेट क्या है, लिक्विड, पतला होता है ना बेटा, लिक्विड स्टेट है उसकी। तो यहां पे आर्टिफिशियल पर्सन में क्या काम है बेटा, अब ये बदंदा है, ये भी एक पर्सन है, तो बेटा ये पर्सन है तो इसको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती होगी, इसको भी ऑक्सीजन पड़ती की जरूरत पड़ती होगी, ठीक है, वो ऑक्सीजन क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो ऑक्सीजन क्या है अभी यहां नहीं समझाऊंगा आपको, वो बाद में समझाऊंगा। वो ऑक्सीजन तो ठीक है जब ये लेता होगा, लेकिन इसका भी फिर अंदर ब्लड होगा, अंदर इसके भी ब्लड होगा, और जो इसके अंदर ब्लड होगा, जो ये ऑक्सीजन इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे इसके भी बिजनेस के बेटा, वो ऑर्गन्स में भी आपको बाद में डिस्कस करूंगा, बॉडी पार्ट में भी बाद में आएंगे, ऑक्सीजन भी बाद में आएंगे, लेकिन इसके ब्लड को फिर क्या कहते हैं बेटा, हमारे ब्लड को जैसे ब्लड बोलते हैं, इसके अंदर भी फिर ब्लड होगा जो ऑक्सीजन को लेके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता होगा। पता है किसको, धंधे के ब्लड को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन के ब्लड को पता है क्या बोलते हैं, कैश।
क्योंकि ब्लड का लिक्विड नेचर होता है, इसलिए वहां से सीधा सीधा आया कि भैया कैश भी मतलब लिक्विड नेचर है, लिक्विड नेचर है। अभी एक और बताऊंगा, अभी यहां पे बात खत्म नहीं हुई, अभी एक और तर्क देना कि कैश को लिक्विड और क्यों कहते हैं। बेटा ये तो एक पहला लॉजिक दिया है, अभी दूसरा लॉजिक और दूंगा। बेटा ये दोनों लॉजिक से मिलकर बता रहा हूं। बेटा ये पहला पहला बात तो ये वाला लॉजिक तो खैर आपको कोई बताएगा ही। ठीक है, आप जब सांस लेते हैं ना, आपके अंदर ऑक्सीजन मतलब ब्लड आपका ऑक्सीजन लेके जाता है, तो बेटा आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर भी ब्लड होगा जो उसको ऑक्सीजन लेके लाएगा, लेकिन उस आर्टिफिशियल पर्सन, ये ब्लड तो हमारे लिए है ना, मेडिकल टर्म्स में हमारे लिए। आर्टिफिशियल पर्सन ये नकली कंपनी है, उसके ब्लड को कुछ और कहते हैं, पता है क्या कहते हैं? कैश कहते हैं। बेटा अब आपको एक बात बताता हूं, अपनी हम अगर किसी इंसान की बॉडी में से ब्लड निकाल दो, मुझे बता दो वो जिंदा रहेगा नहीं रहेगा? बेटा पता क्यों नहीं रहेगा? ऑक्सीजन ही नहीं होगी, कैसे रहेगा जिंदा? नहीं रह पाएगा। आपने देखा है ना बेटा, जैसे अगर पिक्चरों वगैरह में भी देखा है, ब्लड निकल जाता है, ब्लड का अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उनका कोई ब्लड लॉस हो जाता है, वो मर जाते हैं बेटा। ऐसे ही बेटा आर्टिफिशियल पर्सन में से अगर आप कैश निकाल दो ना, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन मतलब धंधा, बेटा धंधे में से आप एक बार कैश निकाल दो, बेटा वो धंधा बताओ एक दिन भी अगर टिक जाए, मेरा बता देना, एक दिन भी नहीं टिकेगा बेटा, एक दिन भी नहीं। धंधे का जो ब्लड है, उसकी जो लाइफ लाइन है ना, वो कैश है। धंधे की जो लाइफ लाइन है ना बेटा, वो कैश है। ठीक है सर, वो कैश है। चलिए बेटा, वो कैश तो समझ में आ गया। पता है कैसा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्यों सर, क्यों अगर हम धंधे में अगर कैश नहीं हो तो सर क्यों? बेटा आप खुद सोचो, धंधे में कैश नहीं है, क्या वो उधार पे माल ले पाएगा? चलो उधार पे माल ले लेगा, आप बोलोगे सर ठीक है हम उधार पे माल ले लेंगे। बेटा कब तक लोगे? पेमेंट नहीं करनी, पेमेंट नहीं करोगे तो वो आप पे कोर्ट केस कर देगा। बेटा आपको सैलरीज देनी है, सब समझाऊंगा आज आपको, आपको सैलरीज देनी है। आप बेटा क्या करोगे? आप अपना माल बेचोगे, आपने कोई अपना प्रोडक्ट तो रखा होगा, प्रोडक्ट बेचोगे, कैश नहीं लोगे उसके कभी बदले, उधार भी दे दोगे, कभी कैश नहीं लोगे। कैश नहीं करोगे तो प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट कैसे, प्रॉफिट नहीं आएगा तो डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? बेटा कैश सोच रहे हो कैश एक छोटी सी चीज है, लेकिन वो अगर हटा दे तो धंधा नहीं है, मतलब उसका ब्लड है, क्योंकि ब्लड का लिक्विड नेचर होता है, इसलिए एज इट इज कैश का भी यहां पे हम लिक्विड नेचर बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लड, क्योंकि धंधे के लिए, आर्टिफिशियल पर्सन के लिए कैश एक ब्लड की तरह, ब्लड क्योंकि लिक्विड नेचर है, इसलिए कैश भी एक लिक्विड नेचर है। लेकिन अभी मैं आपको यहां नहीं बताऊंगा, एक और तर्क है बेटा, अभी यहां अब नहीं बता, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। जब मैं आपको आगे अभी ग्रेजुअली लिक्विडिटी रेशियोज की और रेशियोज बताऊंगा, जैसे क्विक एसेट रेशियोज, वहां पे आपको समझ में आएगा इसका नाम एक्चुअली लिक्विडिटी रेशियो इसकी वजह से भी है। दो तर्क दूंगा, ठीक है? पहला समझ में आया बेटा, ये तो एक्चुअली मैंने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, ये मैंने आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दिया, अब दूसरा फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा, ठीक है? ये दोनों ही तर्क बिल्कुल राइट है बेटा, ठीक है? चलिए बेटा, अब लिक्विडिटी रेशियो समझ में आया, पहले समझ बेटा, लिक्विडिटी रेशियो मतलब कैश का रेशियो होगा, मतलब यहाँ पे कुछ कैश का मामला है, मतलब लिक्विड का मामला है। बेटा कैश को हम इसलिए लिक्विड इसलिए मांगते हैं, जो पानी की स्टेज है ना बेटा, लिक्विड लिक्विड, एक और बताता हूं केमिस्ट, पानी है ना, जो पानी, बेटा सबसे ज्यादा दुनिया में लिक्विड, जो लास्ट लेवल ऑफ लिक्विड है वो क्या है? मतलब उससे ज्यादा वो लिक्विड बन ही नहीं सकता, बेटा पानी है। बेटा पानी को लो, उससे ज्यादा मैं आपको चैलेंज देता हूं, केमिस्ट्री वाले को भी बोलता हूं उससे ज्यादा इसको लिक्विड बना के दिखा दे भाई, नहीं बना पाएगा बेटा। बेटा पानी इज द परफेक्ट इन द नेचर, आपको पता है पानी का पीएच भी 7 होता है, 7 बेटा, 7 को एक्चुअली सिंबॉलिकली परफेक्ट नंबर माना जाता है नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? जैसे आप 7 वंडर्स देखो, 7 वंडर्स, ठीक है? तो परफेक्ट 7 है बेटा, ठीक है? पीएच क्या होता है बेटा? पीएच एक स्केल होता है, ठीक है? पीएच एक स्केल होता है, केमिस्ट्री में टर्म्स है, ये आपको बताता है कि कौन सी चीज ज्यादा एसिडिक है या बेस है, ठीक है? एसिडिक अगर होगी तो वो 7 से नीचे होगी, अगर बेस है, एल्कलाइन जिसको हम बोलते हैं, वो 7 से ऊपर होगी, ठीक है? तो पानी बेटा नीदर एसिडिक है नॉर बेस है, ठीक है? इसलिए उसका परफेक्ट 7 पीएच होता है, ठीक है? चलिए, मैं आपको क्या कह रहा था बेटा, तो आप पानी से ज्यादा कोई चीज लिक्विड कर सकते हो? बताओ, नहीं कर सकते। ऐसी ही बेटा धंधे के अंदर बताओ, कैश से ज्यादा और ज्यादा लिक्विड हो ही नहीं सकता। बेटा आप एक चीज हो, आप धंधे में ट्रांजेक्शन, आपको मैं बोल रहा हूँ परचून की दुकान में बताऊं, ये तेल खरीद के ला, बेटा आप ज्यादा से ज्यादा मोड ऑफ पेमेंट क्या ही कर दोगे? बेटा पेमेंट यूपीआई कर दोगे, क्रेडिट कार्ड यूज कर दोगे, डेबिट कार्ड यूज कर दोगे, अकाउंट ट्रांसफर यूज कर दोगे, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, दुनिया भर का मामला कर दोगे। लेकिन सोचो बेटा एक सेकंड के लिए, ये दुनिया में से ये सब कुछ है ही नहीं, बेटा आप कहां आ गए? बैक टू पवेलियन आ गए? बेटा कैश ही यूज करना पड़ेगा। तो बेटा कैश से ज्यादा लिक्विड क्या ही यूज कर दोगे? कैश ट्रांजैक्शन मतलब आपको करनी है, मतलब कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, इससे नीचे आप क्या कर लोगे? सर बार्टर, बेटा बार्टर खत्म हो गया, बार्टर खत्म हो गया, पहले वो होता बिल्कुल सही था, बार्टर ठीक है,
बार्टर ठीक है, लेकिन बेटा बार्टर खत्म हो गया ना, इसलिए वो हमारे डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है बेटा। इससे ज्यादा मतलब आप, मैं बोल रहा हूं ट्रांजैक्शन में सबसे लिक्विड से लिक्विड चीज आप कौन सी यूज कर सकते हो बेटा? कैश है। जैसे बेटा पानी से ज्यादा लिक्विड नीचे नहीं जा सकते, ऐसी ही बेटा ट्रांजैक्शन में भी आप ज्यादा से ज्यादा कौन सी ट्रांजैक्शन यूज कर दोगे? लीस्ट से लीस्ट कैश है वो बेटा। कैश के नीचे मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, कैश के नीचे कोई करके दिखाओ, आप नहीं कर पाओगे बेटा। कैश से ज्यादा कोई है ही नहीं अलावा और कोई ट्रांजेक्शन। सोचो अगर दुनिया में डिजिटल नहीं है, मतलब डिजिटल तो उसके ऊपर है ना बेटा, मैं कह रहा हूं उसके अलावा, जैसे पानी के अलावा भी बहुत सारे मटेरियल, फिर तो जैसे प्लाज्मा स्टेज आ गई, ऐसी बहुत है। लिक्विड से लिक्विड है कौन सी? लास्ट स्टेज कौन सी है बेटा? मेरा मतलब है आपको एक लास्ट स्टेज बताओ मुझे, लास्ट स्टेज कौन सी है? वो है वाटर, पानी। ऐसे ही बेटा धंधे के अंदर ट्रांजैक्शन में भी लास्ट स्टेज कौन सी होती है बेटा? कैश हो सकती है, इससे नीचे जा नहीं सकता बेटा। एक धंधा ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन किस में कर लेगा? कैश में ट्रांजैक्शन कर लेगा बेटा। बेटा इससे ऊपर बहुत सारी स्टेज हो सकती है, लेकिन इससे कैश के ऊपर भी बहुत सारी स्टेज हो सकती है। यूपीआई हो गई, पेमेंट हो गई, हर चीज हो गई, तो बेटा लास्ट स्टेज तो कैश ही है बस बेटा। इसलिए इसका नाम एक्चुअली लिक्विडिटी। अब आप समझे, क्योंकि लिक्विडिटी एक केमिस्ट्री में एक ऐसा टर्म होता है कि आप उसके आगे जा ही नहीं सकते, इससे ज्यादा लिक्विड नहीं कर सकते भैया। ऐसी बेटा कैश का नाम भी अब आप समझे लिक्विड क्यों है, क्योंकि भैया एक ऐसी ट्रांजैक्शन है कि अब इसके अलावा हम और कोई ट्रांजैक्शन, मोड ऑफ ट्रांजैक्शन यूज ही नहीं कर सकते। इसलिए बेटा दोनों तर्क दे दिया, हालांकि यह तर्क मुझे आपको बाद में देना था, लेकिन बेटा मैंने सोचा चलो अभी ही दे देता हूं, वरना आप सोचोगे सर बार बार एक ही चीज को, टॉपिक को पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, पहले एक चीज को क्लियर करेंगे, आराम से क्लियर करेंगे बेटा। आई होप आपको ये लिक्विडिटी रेशियो समझ में आया होगा। अब लिक्विड रेशियो में से बेटा सबसे पहली रेशियो मुझे आपको पढ़ानी है बेटा, करंट एसेट रेशियो। बेटा ये पहली रेशियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर अगली क्लास में हम अपनी बाकी रेशियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, करंट एसेट रेशियो, या करंट एसेट रेशियो नहीं बोलते बेटा, वैसे इसको करंट रेशियो बोलते हैं, करंट रेशियो। हो कौन सा बना रहा है पहले बेटा? मेरी एक आदत होती है बेटा, पहले बताओ मैं फॉर्मूला लिखता हूं, फिर उसका लॉजिक समझाता हूं। क्योंकि बेटा क्या है, क्योंकि जब मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा ना, तो आप बार बार अपने माइंड में इमेजिन करोगे, अच्छा करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटीज, तो बेटा आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब आप माइंड में भी सोच रहे हो, साथ में मेरा लॉजिक भी समझ रहे हो, तो बेटा मैं क्या करता हूं, स्क्रीन में लिख देता हूं, ताकि आपको ऑल द टाइम फॉर्मूला दिखता रहे। बेटा मैं रटवा नहीं रहा, मैं पहले बस फॉर्मूला लिख रहा हूं। अब मैं आपको यह समझाऊंगा ये फॉर्मूला बना कैसे। बेटा अभी मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख दूंगा, लेकिन अभी मैं फिर आपको बाद में ये बताऊंगा ये फॉर्मूला एक्चुअली बना कैसे, इसका तर्क क्या है, इसका लॉजिक क्या है। मतलब अगर पेपर में आपके सामने आ जाए करंट रेशियो, तो आप वहां बैठे बैठे फॉर्मूला बना लोगे बेटा, रटने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे फॉर्मूला बना दोगे। बस आपको जो मैंने स्टोरी और लॉजिक बताई थी ना, वो आपके माइंड में होगी ऑब्वियसली। बेटा पहले मैं क्या डालूंगा, ये हर कोर्स के साथ करूंगा मैं, अपने करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बेटा ये इसका फॉर्मूला होता है बस। ठीक है, चलिए अब इसका लॉजिक क्या है बेटा, ये कुछ भी इसका लॉजिक नहीं है, बड़ा सिंपल लॉजिक है। वो ये बताता है आपने कुछ करंट लायबिलिटीज ले रखी होंगी, देखो इसका नाम करंट रेशियो है, बेटा बट ऑब्वियस है ये करंट, करंट मतलब करंट की इस साल की चीजों को यूज करेगा। बेटा ये जो हम लिक्विडिटी रेशियो पढ़ रहे हैं, पहली बात मैं आपको ये बता देता हूं, ये वो वाली एसेट्स और लायबिलिटीज को यूज करता है जो करंट होती है सर। बेटा लॉन्ग टर्म्स को कंसिडर नहीं करता, क्योंकि नाम रखो ना लिक्विड। लिक्विड बेटा, लिक्विड मतलब जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो बेटा जो चीज जल्दी में कैश में कन्वर्ट होगी, मतलब या तो वो करंट एसेट होगी, या जल्दी से लिक्विड में हमें पेमेंट दे दें, या वो करंट लायबिलिटी होगी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है ना। बाकी जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं बेटा, वो तो एक साल से ज्यादा लगेगा उनको कैश में कन्वर्ट होने में। जैसे लॉन्ग टर्म एफडी हो गई, 5 साल की एफडी हो गई बेटा, वो तो 5 साल बाद कैश में कन्वर्ट होगी, तो लॉन्ग टर्म एसेट है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, मतलब तुरंत लिक्विड हो जाए, तुरंत पानी हो जाए, तुरंत पानी जैसे हो जाए, तुरंत कैश में हो जाए, तो बेटा वो लिक्विड क्या कहते हैं उसको, लिक्विड करंट रेशियो की यहाँ पे बात हो रही है। इसलिए यहाँ पे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज लेते हैं। मतलब हम जब जितनी भी सारी लिक्विड रेशियोज होंगे ना बेटा, हम सिर्फ ये वाली चीजें कंसिडर करेंगे, ये वाला पार्ट बस बेटा। इसके आगे ये जो है ना बेटा, ये वाला, ये जितना भी ये सारा पार्ट है ना बेटा, ये हम कंसिडर ही नहीं करेंगे अपने सिलेबस में। ठीक है, अभी अभी आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूं, ये सारा आपको अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमको बेटा बस हमारे पेपर, हमारे अभी जो लिक्विड रेशियोज पढ़ा रहा हूं बेटा, उसके रेलेवेंसी में सिर्फ ये है बेटा, ये पढ़ाना मुझे आपको। ठीक है, चलिए ठीक है सर, ठीक है सर। चलो बेटा, लिक्विड रेशियो में बेटा मैंने आपको बताया, मैंने आपको सबसे पहली रेशियो से मैंने आपको खाता खोल दिया, करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है? लॉजिक बेटा ये है कि इसका सीधा सीधा बात, वो ये बताता है आपने कुछ करंट लायबिलिटीज ले रखी होंगी। करंट लायबिलिटीज मतलब बेटा उधार आपने कुछ ले रखे होंगे। अच्छा करंट मतलब इसी साल के उधार है, मतलब 1 साल के उधार है, ऐसे उधार जो इसी साल आप क्लियर कर दोगे। ठीक है, करंट मतलब इसी साल के अंदर अंदर, इसी साल के अंदर अंदर बेटा आपकी ये लायबिलिटीज पूरी हो जाएंगी,
या इसी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। बेटा अब ये समझ नहीं आया तो कोई नहीं, अभी इसको छोड़ो। ये तो पता है ना, अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर 1 साल का, मतलब ऐसी ऑपरेटिंग साइकिल वाला बेटा मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, जब मैं आपको पार्ट 2 पढ़ा दूंगा वहां तो समझ आ ही जाएगा सेक्शन बी में। बाकी अभी यहाँ पे एक वर्किंग कैपिटल एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, वहां पे ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, करंट लाइबिलिटीज का मतलब बेटा ऐसी लाइबिलिटीज जो 1 साल तक की लाइबिलिटीज होती है और आप 1 साल तक के अंदर उसकी सारी क्लियर कर देंगे लाइबिलिटीज, ठीक है। चलिए बेटा, आपने जब ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ले रखे होंगे ना, हाँ जी सर, तो बेटा जब आप ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज लेंगे, वो ये बताता है ये जो आप शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज उठा के लाए हो मार्केट से, इसको पे भी तो आपको करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ बेटा, आप ये करंट लायबिलिटी उठा के ले आए? हाँ जी सर उठा के ले आए। देख लेते हैं बेटा, देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, फॉर यहाँ पे आपके लिए सामने लिख दिया है। बेटा बहुत सारी आपने बिजनेस आपने धंधा खोला है, उसके अंदर आपने कुछ करंट लायबिलिटीज ले ली है, जैसे अकाउंट्स पेबल आपने उधार पे ले लिया, नोट्स पेबल ले लिए, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है। ये करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक्रूड सैलरीज एंड वेजेस, एक्रूड एंड सैलरीज एंड वेजेस, ये जो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट है ना बेटा, वैसे ये आपको सेक्शन बी में मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस जो हमारा टॉपिक है वहां पे बताऊंगा बेटा, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन करके, ठीक है, वहां पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओ पुट ऑप्शन कह रहा हूं, पुट प्रोविजन और कॉल प्रोविजन डेट जब मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा। ये कैसा होता है बेटा, जैसे एक आपके 10 लाख रुपए का डेट आपने किसी से उधार पे लिया था, अब बेटा आपको वो पैसा लौटाना है, तो बेटा इस साल वो ड्यू हो गया ना लौटाना, तो वो इस साल की करंट लायबिलिटी बन जाएगा। बेटा अगर समझ में नहीं आ रहा ना, ऊपर से जा रहा है, कोई नहीं बेटा, छोड़ दो उसको, ठीक है। बस आप ऐसा समझो कोई एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, ठीक है। एक्रूड सैलरीज एंड वेजेस है, आपने छोटी सी डेट ले रखी है बेटा। इनकम टैक्स पेबल, बेटा इस साल आपका इनकम टैक्स है तो बेटा करंट लायबिलिटीज है, क्योंकि इसी साल आप क्लियर कर दोगे, इसी साल टैक्स दे दोगे, ठीक है सर, टैक्स दे दोगे। तो बेटा ये आपकी करंट लायबिलिटीज कुछ है, लेकिन मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जितने भी अपना मामला, ये जितना भी मामला बेटा आपका, बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जितना भी मामला आपने करंट लायबिलिटीज का ले रखा है, ये वाला बेटा, ये जितने भी 3,90,000 की करंट लायबिलिटीज आपने उठा रखी है, 3,90,000 की करंट लायबिलिटीज आपने उठा ली, हाँ जी सर। बेटा इसको 3,90,000 की आपने उधार, एक तरीके से ऐसे बोल सकता, अरे हाँ सर बोलो आगे। तो मतलब बेटा मैं आपको ये कह रहा हूं, ये आपने उठा तो ली, लेकिन इसको पे करने के लिए आपके पास रोकड़ा पैसा एसेट है भी। बेटा मूवीज में देखिए, बॉलीवुड मूवीज में वो क्या करते थे, उधार उठा के ले आते थे, लेकिन फिर वो होता था, वो आता था वो गुंडा जैसा साहूकार या जमींदार, वो होता था हाँ तूने मेरा पैसा लिया, मेरा पैसा निकाल। वो कहते हैं बाबूजी मेरे पास सरकार पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ले इसका स्कूटर उठा ले, अच्छा ले फिर इसका घर उठा ले, ऐसे उठा के ले जाते थे, एसेट्स उठा के ले जाते थे। मतलब आपने जो लाइबिलिटीज ली है उसको सेट ऑफ करने के बाद आपके पास एसेट्स हैं, डेडिकेटेड एसेट्स हैं। मतलब आप अपनी लाइबिलिटीज को आप ले तो आए हो, लेकिन इसको पे करने के लिए एसेट्स हैं। क्यों? अगर नहीं होंगे तो बेटा जब वो आपके पास घर में आ जाएंगे, आपके चौकट पे खड़े हो जाएंगे, कहा हाँ भैया हमारा पैसा हमको दे निकाल, बेटा आपके पास एसेट्स ही नहीं होंगे तो आपका धंधा फिनिश, धंधा फिनिश है बेटा। लाइबिलिटीज वो मांगने आ गए हमारा पैसा निकाल, आपने कहा हमारे पास एसेट्स नहीं है सर, अच्छा लो भाई अपना इसका धंधा बंद करो, धंधा बंद हो गया बेटा आपका। कैसे चलेगा धंधा? आप छोटी लाइबिलिटीज तो उठा नहीं पा रहे बेटा, आप बड़ी बड़ी पेमेंट्स क्या ही करोगे, बड़ा धंधा कैसे चलाओगे? बेटा छोटी सी लाइबिलिटीज तो पे कर नहीं पा रहे, सैलरी क्या दोगे? इसको बोलते हैं टेक्निकल इंसॉल्वेंसी, इस वर्ड का नाम है टेक्निकल इंसॉल्वेंसी, ये मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल से आगे। चलिए सर समझ गए। तो बेटा यही है, तो बेटा ये जो भी आपने लाइबिलिटी ले ली है, इसको सेट ऑफ करने के लिए एसेट्स है भी या नहीं? बस ये है करंट एसेट्स। ये जो भी आपने लाइबिलिटी ले ली है भैया, ये जो भी आपने लाइबिलिटी घर उठा के ले आए हैं, इसको जब पेमेंट करने का टाइम आएगा, क्या उतनी एसेट्स आपके पास हैं कि हाँ भाई आ गए पेमेंट लेने, ये लो भैया हमारी एसेट्स, ये लो हमने अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया। बेटा जब ये लाइबिलिटी वाले आपके घर पे आ जाएंगे, हम बोलेंगे हमारा पैसा हमको दो, तो बेटा आपके पास इतनी एसेट्स तो होनी चाहिए ना कि आप अपनी एसेट्स इनको उठा के दे देना, ताकि लाइबिलिटी को सेट ऑफ हो जाए, सेट ऑफ हो जाए। बेटा एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो वो सेट ऑफ हो जाएंगे तो आपकी आपकी फिर आपका जो होगा वो जीरो हो जाएगा बैलेंस। आपने 10 लाख का उधार लिया था, तो बेटा 10 लाख की एसेट होनी चाहिए ना, 10 लाख का उधार दिया था, माइनस में चले गए, तो 10 लाख की एसेट आपके पास प्लस में है, तो बेटा हो गया ना आपका बर्डन जीरो, हो गया क्लियर, डेट क्लियर हो गया। यही होता है बेटा कंसेप्ट, इतना लॉजिक वे में बेटा मैंने आपको पढ़ाया, बताओ समझे बेटा? यही है करंट एसेट्स।
अब देखते हैं बेटा, ऊपर एग्जांपल से हम अपनी करंट रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, करंट रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं बेटा। फिर इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करेंगे। अगली क्लास में मैं आपको बाकी रेशियोज निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। एक बेस मुझे आपको लिक्विड रेशियोज का समझाना था, ठीक है। अच्छा, आपने कितना, अब देखो बेटा, करंट लाइबिलिटी मतलब इस साल के अंदर अंदर आपको कितनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है बेटा। करंट लाइबिलिटी मतलब इस साल के अंदर अंदर, बेटा इस साल के अंदर अंदर आपने कुछ लाइबिलिटीज ले रखी 3,90,000 की, मतलब इस साल के अंदर अंदर बेटा आपको कितनी लाइबिलिटीज पे करनी है सर? 3,90,000। बेटा इस साल के अंदर अंदर, बेटा इस साल के अंदर अंदर आपने कितनी लाइबिलिटीज उठा ली सर? 3,90,000। इसका मतलब इस साल के अंदर अंदर बेटा आपको कितनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है? 3,90,000। अब बेटा आपने लाइबिलिटीज उठा ली और इस साल के अंदर बेटा आपको $3,90,000 की पेमेंट भी करनी है। लेकिन मुझे एक बात बताओ बेटा, जब ये उधार वाले आपके घर पे आ जाएंगे, बोलेंगे लाओ हमारा 3,90,000 हमें दो, बेटा क्या इसको पे ऑफ करने के लिए पास आपके पास क्या इतनी एसेट्स हैं कि आप पे कर दो? देख लेते हैं भाई हमारे पास है या नहीं। बेटा हमने उधार कितना ले रखा है, मतलब इस साल हमें उधार कितना पे करना है? 3,90,000। एसेट्स हमारे पास भैया है, भैया हमारे पास एसेट्स तो है, कितनी है? अरे वाह, 7,60,000 है। मतलब बेटा उधार कितना ले रखा है? 3,90,000। एसेट्स हमारे पास कितनी है? 7,60,000। तो बेटा क्या हम आराम से एसेट्स पे कर सकते हैं या मर मर के एसेट्स पे करना पड़ेगा? बेटा हम आराम से एसेट्स पे कर सकते हैं। अरे सर साथ साथ देखो, लाइबिलिटी हमने 3,90,000 की दे रखी है, अरे एसेट्स तो हमारी 7,10,000 की है, बहुत एसेट्स है, बहुत एसेट्स है। तो बेटा आपके पास कितनी ज्यादा एसेट्स हैं? बस बेटा इसको, इसी को बोलते हैं, आंसर निकालो। 7,60,000 डिवाइड बाय 3,90,000 इंटू 100, इंटू बेटा इंटू 100 भी कर सकते हो। वैसे मैं आपको पता बोलूंगा पॉइंट्स में निकालो, आंसर पॉइंट्स में निकालो। बेटा जितनी भी रेशियोज होंगी ना, सारी की सारी पॉइंट्स में निकालना। कुछ रेशियोज मैं आपको बताऊंगा कौन से आपको परसेंटेजेस में निकालनी है। वैसे एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब अगर मैं कुछ ना बताऊं आपको यही अज्यूम करना है, बेटा सारी की सारी रेशियोज पॉइंट्स में निकालनी है, ठीक है। परसेंटेजेस मत निकालना। रीजन बीइंग, सीएमए यूएसए का जो भी एलएमएस है वो खुद पॉइंट्स में निकालता है। दूसरा, एमसीक्यूज भी जनरली पॉइंट्स में ही आते हैं, ठीक है, परसेंटेज में बहुत कम आते हैं। तो बेटा पॉइंट्स में निकालने की आदत डाल लो, ठीक है। कुछ रेशियोज हैं लेकिन जो परसेंटेजेस में निकालनी है वो मैं आपको वहीं बताऊंगा। इसका मतलब 1.94 का क्या मतलब क्या है? 1.94 का मतलब क्या है? मतलब इसका मतलब जो भी $1 की आप लाइबिलिटी लेते हो, सोचो अगर आप $1 का, इसका मतलब अगर आप मार्केट से $1 का उधार उठाते हो, ठीक है सर, तो बेटा उसको पे ऑफ करने के लिए पास आपके पास 1.94 की एसेट है। मतलब अगर आप मार्केट में जाते हो, मुझे $1 दे दो, तो बेटा जब आपको पेमेंट करने की बारी होगी ना, आपके पास बेटा 1.94 की एसेट है, पड़ी हुई है। मतलब अभी भी आप 0.94 से आपके पास एसेट पड़ी हुई है। बेटा अब मैं आपको बता देता हूं, एक कंसेप्ट होता है आइडियल रेशियो करके, एक होता है आइडियल रेशियो, या इसका एक दूसरा नाम होता है प्योर रेशियो। बेटा पेपर में कभी कभी ये नाम यूज हो जाता है। प्योर रेशियो का मतलब होता है कि बेटा इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। बेटा जैसे हमारे हार्ट बोलते हैं ना, जैसे पल्सेस का एक रेट होता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी एटलीस्ट जो बीट्स होती है पर मिनट, हार्ट बीट पर मिनट जो होती है आपकी होती है, वो कहते हैं कि एटलीस्ट 72 होनी चाहिए, इससे ज्यादा, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। जैसे आपका बीपी भी बोलते हैं, चलो बेटा सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक होता है ना आपका 120 अपॉन ऐसे, तो स्टॉलिक डिस्टॉलिक का प्रेशर होता है ना, उसको कैलकुलेट करके बेटा ये निकाला जाता है। तो रिकमेंडेड होता है, डॉक्टर्स ये बोलते हैं, जैसे आप बीपी वीपी कभी कराने जाना बेटा, डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आपका जो बीपी होता है वो 120 अपॉन 80 होना चाहिए। मतलब हाई बीपी आपका ज्यादा ज्यादा बेटा 120, और जो आपका लोअर बीपी होता है वो 80 होना चाहिए बेटा, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, इससे कुछ ज्यादा नीचे। अगर इससे नीचे चला गया आपका ये वाला, तो बेटा आपको लो हो जाएगा, ठीक है, बीपी लो हो जाएगा। इससे हाई तो बेटा फिर हाई बीपी हाइपरटेंशन के चांसेस है, ठीक है। तो इसे कहते हैं रिकमेंडेड लेवल, मतलब प्योर प्योर लेवल, मतलब आइडियल लेवल। आइडियल मतलब भाई इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे जो हमारी प्योर रेशियो है, प्योर रेशियो वो है 2। मतलब रिकमेंडेड बोलते हैं, एक्सपर्ट्स बोलते हैं, एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि बेटा एटलीस्ट 2 रेशियो होनी चाहिए। मतलब हर $1 की लाइबिलिटी पे, मतलब हर $1 की लाइबिलिटी पे आपके पास $2 की एसेट होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक, मतलब वो ये बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, मतलब अगर आप कभी भी मार्केट में जाते हो, $1 की लाइबिलिटी उठा के आते हो, तो एक्सपर्ट्स बोलते हैं भाई साहब $1 की लाइबिलिटी उठाने से पहले अपने घर में देख लियो $2 की एसेट होनी चाहिए। मतलब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं बेटा कभी भी मार्केट में जाते हो $1 की लाइबिलिटी उठाने, तो वो ये कहते हैं अपने घर में देख लेना एटलीस्ट उससे डबल एसेट आपके पास घर में होनी चाहिए। आप बोलोगे लॉजिक क्या है, बताते हैं।
बेटा सोचो आपके पास $2 की एसेट है, हाँ जी, बेटा $1 की आप लाइबिलिटी उठा लाए, $2 की $1 की आपके पास लाइबिलिटी है। अब बेटा ये लाइबिलिटी उठा ला, इसके कभी ना कभी पेमेंट करनी पड़ेगी, हाँ जी करनी पड़ेगी। तो बेटा ये जो $2 की एसेट है, ₹1 तो उसको पेमेंट करने में चला गया, आपके पास बची कितनी, $1। तो बेटा ये $1 कहां यूज होगा, बेटा आपके धंधा चलाने में। आप दोबारा माल खरीदोगे, माल की पेमेंट करोगे, है ना, सैलरीज वगैरह पे करोगे, बेटा आपको भी तो खाना है। बेटा सारा ही अगर आप एसेट्स उधार में पे कर दोगे तो फिर आप अपना धंधा कैसे चलाओगे, इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है, आपको अपनी सैलरीज पे करनी है, आपको अपने खाना भी तो खाना है घर जाके। आपकी बीवी बच्चे बोलेंगे अरे सर आप धंधा करके आ जाते, लेकिन प्रॉफिट कुछ कमा के नहीं आते, कॉस्ट टू कॉस्ट कर रहे हो, जो भी प्रॉफिट है, जो भी एसेट है, वो सारी सारी तो बेटा आपकी पेमेंट करने में जाएगी। तो बेटा कुछ अपने लिए भी तो बचाना है या नहीं। इसलिए तो एटलीस्ट एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि एटलीस्ट एक $1 अपने लिए भी बचाना भाई। मतलब अगर ₹1 की लाइबिलिटी लेके आ रहा है तो बेटे उससे डबल करंट एसेट आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब आप पेमेंट $1 की उस एसेट में से करो तो $1 आपका अपने खाने के लिए बचना चाहिए। अब जैसे यहां पे एग्जांपल दें तो बेटा ये आइडियल लेवल से कम है, तो इट्स नॉट अ गुड, इट्स अ नॉट, मतलब मैं इसको ये एडवाइस करूंगा, गुड 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 वर्ड यूज नहीं करना बेटा, पेपर में ही मेरी गलती से निकल गया। सेम है यूएसए में बोलता कमेंट करो तो आप बोलोगे नो इट्स नॉट अ गुड थिंग। अच्छा बेटा ये गुड बैड वाली बातें सीएम नहीं बातें करता, सीएम में पता थोड़ी सी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करता, मतलब clearly the ratios depict that the current assets are more than the current liabilities, but the given ratio, the calculated ratio is below the ideal level, so it is advisable, बेटा वर्ड्स यूज कुछ डिप्लोमेटिक वर्ड्स होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। so it's advisable to the firm that they must work on their current assets, that the firm must work on increasing their current assets or decreasing their current liabilities as per the working capital requirement। सर ये आपने क्या बोल दिया, ये बेटा वहां बताऊंगा, ये एक लैंग्वेज दी है। मतलब बेटा आप यहाँ पे ध्यान से देखो, नो डाउट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नो डाउट $1, आप अगर ₹1 की लाइबिलिटी लेके आते हो डॉलर की, तो बेटा आपके पास एसेट्स नो डाउट लाइबिलिटी से ज्यादा है, $1.94 की है। लेकिन बेटा जब आप इसको पे कर दोगे, आपके पास खाने के लिए कितना बचा है, 0.94। तो बेटा लेकिन रिकमेंडेड लेवल कितना खाने के लिए, $1। तो बेटा ये क्योंकि कम है, क्योंकि ये कम है बेटा, तो बेटा काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये कम है रिकमेंडेड लेवल से, तो काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। आई होप बेटा आपको ये लॉजिक समझ में आएगा। अभी तो बेटा और डिटेल में लॉजिक में बात करनी है, अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा बाकी के रेशियोज, जो कि इसकी नेक्स्ट रेशियो क्विक रेशियो, जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो करके भी बोलते हैं, 12th क्लास में आपने इसका नाम शायद सुना होगा। बेटा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो, और इसका एक स्टेप लेवल आ गया बेटा, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस एक स्टेप आगे है, उसमें से कुछ हमें एसेट्स माइनस करनी होती है, कौन कौन सी वो हम वहीं डिस्कस करेंगे। आई होप बेटा आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा, बहुत लॉजिक से मैंने आपको बात करी। मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट क्लास में।